हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सूफी काव्य धारा के अंतर्गत बहुत सारी रचनाओं को। और कल हमने सूफी का उद्भव कैसे हुआ, सूफी शब्द का, सूफी जो शाखा है सूफी काव्य धारा के कितने अन्य नाम हैं और ये किस किस नाम से जानी जाती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज ये हमारी सेकंड क्लास होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने नोट्स को हमारे साथ साथ बना रहे होंगे। चलिए, माधवनल कामकंदला ये 1527 की रचना है और इसके रचनाकार गणपति जी हैं। इसका नायक है माधव, नायिका कामकंदला और इसकी भाषा राजस्थानी है। छंद इसका दोहा है। आगे देखिए, माधवनल कामकंदला रचना जो है वो कई सारे रचनाकारों ने लिखी है, तो हम सब के विषय में ही अध्ययन कर लेते हैं। चलिए, सेकंड रचना भी हमारी माधवनल कामकंदला के नाम से ही होगी और इसके रचनाकार कुशललाभ जी हैं। इनका नायक भी माधव है, नायिका इनकी कामकंदला है और इनकी भाषा राजस्थानी है। छंद इनका दोहा और चौपाई इन्होंने लिया है। चलिए आगे देखिए, माधवनल कामकंदला जो है इसका टाइम पीरियड 1584 ईस्वी है और ये आलम कवि की रचना है। किसकी रचना है बेटा? आलम कवि की रचना है। इसकी भाषा अवधी है, नायक माधव है और नायिका कामकंदला है। छंद दोहा और चौपाई में लिखा गया है। अगली जो रचना है हमारी वो है रसरतन। रसरतन का टाइम 1618 ईस्वी है। रसरतन का टाइम कितना बेटा? 1618 ईस्वी है और इसके रचनाकार पुकार कवि हैं। ज्ञानदीप अगली रचना है हमारी नेक्स्ट। इसका टाइम पीरियड 1619 है और इसके रचनाकार शेख नबी हैं। आगे देखिए, इस रचना के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा का वर्णन है। इसकी भाषा अवधी है और इसमें जो छंद का प्रयोग हुआ है वो दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। आगे हम हंस जवारी का अध्ययन करेंगे। हंस जवारी के रचनाकार कासिम शाह हैं। ये बाराबंकी के रहने वाले थे और हंस जवाहिर जो थे वो राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा का इसमें वर्णन है। हंस जवाहिर में किसकी कथा है? राजा हंस की और रानी जवाहिर की कथा का इसमें वर्णन किया गया है। आगे देख लेते हैं नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद के विषय में हम जान लेते हैं। ये दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह के समय के थे और सबरहद नामक एक स्थान के रहने वाले थे जो कि जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। ये अपनी ससुराल भादो जिला आजमगढ़ में चले गए थे। कहाँ चले गए थे बेटा? जिला आजमगढ़ में चले गए थे अपने ससुराल में, भादो में। इनके ससुर रामुद्दीन को कोई वारिस ना था और इससे ये ससुराल में रहने लगे। नूर मोहम्मद के दो पुत्र हुए, गुलाम हुसैन और नसूरुद्दीन। गुलाम हुसैन और नसूरुद्दीन ये दो पुत्र किसके हुए बेटा? ये नूर मोहम्मद के दो पुत्र थे, नसूरुद्दीन और गुलाम हुसैन। नूर मोहम्मद जायसी के अच्छे आलिम थे। इनका हिंदी काव्य भाषा को भी ज्ञान और सब सूफियों से अधिक था। यानी क्या कहा इन्होंने? इनका जो हिंदी काव्य भाषा का ज्ञान था वो सभी सूफियों से अधिक था। नूर मोहम्मद को हिंदी काव्य भाषा का ज्ञान जितने भी सूफी कवि थे उन सब से अधिक था। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उसके विषय में देख लेते हैं। इंद्रावती। इंद्रावती किसका प्रमुख ग्रंथ है बेटा? नूर मोहम्मद का। और इसका समय कितना है? 1157 हिजरी। हिजरी क्या होता है? हिजरी को ईस्वी जब हम बनाते हैं तो 593 इसमें जोड़ देते हैं। यानी कि 1157 में जब हम 593 को जोड़ देंगे तो 1750 ईस्वी इसका। अगर ईस्वी में समय पूछते हैं तो 1750 और हिजरी में समय पूछते हैं तो वो 1157। यह एक सुंदर आख्यान काव्य है। इंद्रावती एक सुंदर आख्यान काव्य है। इसमें कालिंजर के राजकुमार राजा कुंवर सिंह और
आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। इंद्रावती की रचना करने पर नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालम मिलता था कि तुम मुसलमान होकर भी हिंदी भाषा में रचना क्यों करने लगे हो। ये उनको उपालम मिलता था कि मुसलमान होते हुए भी तुम हिंदी में रचनाएं करते हो। अनुराग बांसुरी ये भी नूर मोहम्मद की रचना है, यानी कि नूर मोहम्मद की हमारे पास दो रचनाएं उपलब्ध हैं। एक तो इंद्रावती और दूसरी है अनुराग बांसुरी। कौन सी है बेटा दूसरी? अनुराग बांसुरी याद रखनी है आपको, स्टार लगाकर दोनों को नोट करना है। 1178 हिजरी इसका समय है। ईस्वी में अगर पूछ लिया जाए तो 593 इसमें प्लस कर देंगे और 1771 ईस्वी हो जाएगा। इनका यह ग्रंथ फारसी अक्षरों में मिलता है। इनकी भाषा अवधी है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। सभी को ध्यान से नोट्स बनाते रहना है। चलिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जो जीवन काल माना जाता है वो 1500 ईस्वी से लेकर 1542 ईस्वी तक माना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि हैं। वे अत्यंत उच्च कोटि के कवि हैं। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। जायसी का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वे उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली के एक स्थान के निवासी थे। जायस नामक स्थान के निवासी होने के कारण ही इनका नाम जायसी पड़ा। ये क्वेश्चन आया था पीजीटी 2005 में, आपको नोट डाउन करना है, इससे स्टार लगा लेना है। इस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जायसी का नाम जायसी क्यों पड़ा। तो जायस नामक स्थान था इनका जन्म स्थान। जायस नाम का स्थान था और इसी पर जन्म लेने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? जायसी पड़ा। जायसी के बचपन का नाम मलिक शेख मुस्फी था और किंतु वे क्या थे? मोहम्मद नाम से प्रसिद्ध हुए। मलिक उनकी पैतृक उपाधि थी। मलिक क्या थी बेटा? इनकी पैतृक उपाधि थी। इनके पिता मलिक शेख ममरेज थे। कौन थे? मलिक शेख ममरेज। आपको याद करना है इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज। पिता की मृत्यु हो जाने पर जायसी का पालन पोषण ननिहाल, मनिकपुर, प्रतापगढ़ में हुआ था। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोइनुद्दीन या मोहिउद्दीन के शिष्य थे। जायसी ने पद्मावत ग्रंथ में अपने गुरु कौन गुरु है उनका? सैयद अशरफ का उल्लेख किया है। जायसी शेरशाह के समकालीन थे। किसके समकालीन थे बेटा? जायसी शेरशाह के समकालीन थे। आगे देखिए, जायसी शेरशाह का आश्रय प्राप्त था। जायसी को किसका आश्रय प्राप्त था? शेरशाह का आश्रय प्राप्त था। पर जायसी अधिकांश समय अमेठी नरेश के यहाँ व्यतीत किया करते थे। जायसी के 6 वर्ष की अल्प अवस्था में ही चेचक के प्रकोप से उनकी बाईं आंख और बायां कान जाता रहा, यानी कि वे दोनों खराब हो जाते हैं। बाईं आंख और बायां कान इनका खराब हो जाता है। और जायसी ने स्वयं लिखा है। जायसी क्या कहते हैं स्वयं के लिए? जायसी कहते हैं कि मोहम्मद बाई दिसी तजा, एक रसवन एक कान। ये काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा। शेरशाह ने क्या किया? इनके रूप को देखकर हंसा था। इस पर जायसी बोले कि मोही का हसेसी कि कहो रही है ना। ये कहते हैं कि मोही का हसेसी की कहो रही, मुझ पर क्या हंसते हो? मुझे बनाने वाले कुम्हार पर हंसो जिसने इस शरीर को बनाया है। जायसी कहते हैं कि भाई तुम मुझ पर क्या हंसते हो? मुझे बनाने वाले कुम्हार पर हंसो जिसने क्या किया? इस शरीर को बनाया है। आगे देखिए, इस पर जो शेरशाह थे, शेरशाह लज्जित हो गए और उन्होंने क्षमा मांग ली। आगे देखिए, जायसी गृहस्थ थे और एक पुत्र के पिता भी थे। अचानक मकान में दब जाने से उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, जिससे जायसी विरक्त होकर सूफी संप्रदाय की ओर चल दिए। जायसी उच्च कोटि के सूफी साधक थे। उपासना के क्षेत्र में वे निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे।
जायसी अपने समय के सिद्ध फ़कीरों में गिने जाते हैं। उन्हें लोग पहुंचा हुआ पीर मानते थे। क्या मानते थे बेटा? पहुंचा हुआ पीर मानते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। अमेठी वाले राजघराने में तो इनका बहुत ही ज़्यादा मान था बेटा। और जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल मंगरावन में रहे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। एक दिन एक शिकारी उस वन में शिकार करने के लिए गया था। उसे वहाँ बाँस की गरज उसे वहाँ क्या सुनाई पड़ी? एक बाघ की गरज सुनाई पड़ी। किसकी गरज सुनाई पड़ी बेटा? बाघ की। एक शेर की गरज सुनाई पड़ी और आत्मरक्षा के लिए उसने गोली चला दी। पास जाकर देखा तो बाघ के स्थान पर जायसी का शव पड़ा मिला था। राजा ने समाधि बनवा दी जायसी की, और जो अब वर्तमान में भी है। जायसी के अनेक शिष्य थे। कितने शिष्य थे? कोई काउंटिंग नहीं है, अनेक थे। परंपरा से प्रसिद्ध है कि उनका एक शिष्य अमेठी में रहता था और वह नागमती का 12 मासा गा गा कर घर घर भिक्षा मांगता था। एक दिन अमेठी नरेश ने उसे बुलाकर वह 12 मासा सुना और उसके रचयिता का नाम पूछा। शिष्य ने जायसी का नाम बता दिया। राजा ने बड़े सम्मानपूर्वक जायसी को अपने यहाँ बुलाकर राजाश्रय दिया और जायसी के द्वारा रचित कुल मिलाकर 24 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। जायसी ने कितने ग्रंथों का उल्लेख किया? 24 ग्रंथों का। प्रमुख ग्रंथ है इनमें से पद्मावत, जो कि 1540 की रचना है, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कहानावत। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और कल हम पढ़ेंगे पद्मावत के विषय में। कल जो हमारा टॉपिक होगा पद्मावत रचना का हम पूरा अध्ययन करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही हमारी क्लास आती है आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ मिलकर अपने नोट्स को बना रहे होंगे। आपको यूट्यूब पर ही पूरा TGT PGT हिंदी का पूरा कोर्स कराया जाएगा, जो कि आपके लिए SSSB TGT PGT हिंदी में और UP TGT PGT हिंदी LT ग्रेड सभी में फ़ायदेमंद होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। कल मिलते हैं आपसे।